शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। मुस्लिम नेता और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुलायम सिंह और मायावती को सीधी चुनौती दे दी है। विधानसभा के उपचुनाव में उतरी ओवैसी की एमआईएम मुस्लिम दलित वोटों को खास तौर पर टारगेट कर रही है और इसीलिए ओवैसी ने प्रचार के दौरान जय भीम जय मीम का नारा दिया है। राहुल गांधी, आप जानते हैं, पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी को दलित के मुद्दे पर घेर रहे हैं। ऐसे में अब ओवैसी का दलितों और मुस्लिमों को एक करने का नारा, एक करने की कोशिश यूपी की सियासत में इस बार एक नया रंग जरूर आता दिख रहा है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या यूपी में चलेगा जय भीम जय मीम का नारा? क्या यूपी में ओवैसी के उतरने से फायदा बीजेपी को होगा? और चुनाव से पहले ही आखिर क्यों जागता है नेताओं का ये दलित प्रेम? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज की रिपोर्ट। यूपी चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन अभी से ही नए नए सियासी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में दलित और मुसलमानों को लेकर जय भीम जय मीम का नारा दिया है, उससे मुलायम मुसलमानों को लेकर जय भीम जय मीम का नारा दिया है, उससे मुलायम माया से लेकर बीजेपी तक सबकी नींद उड़ गई है। मेरा मानना यह है कि राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, इन तमाम से बड़ा लीडर, बल्कि इन तमाम का माई बाप बाबा साहेब अम्बेडकर थे। मुलायम सिंह यादव अपने आप से कहते हैं कि मैं मौलाना मुलायम हूं, मैं ऐसा किया था। ठीक है, आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी आप हैं और दुनिया का बुराई का मुंबा असदुद्दीन ओवैसी। आप बताइए आपने क्या किया? कितने मुसलमानों को नौकरियां दी गई, कितने दलितों पर अत्याचार कम हुआ आपके दौरे इख्तियार में? क्या ये बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में दलितों का लिटरेसी रेट खाली 52% है? इसका जिम्मेदार कौन है, बताइए आप। ओवैसी के मुस्लिम दलित फॉर्मूले ने यूपी की सियासी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। भले ही ऐसा ही दावा करने के बाद उन्हें बिहार में करारी शिकस्त मिली थी। अब सवाल ये कि अपने भाषणों को क्या वोट में तब्दील कर पाएंगे ओवैसी, वो भी तब जब यूपी में दलितों के सबसे बड़े नेता के तौर पर मायावती मौजूद हैं और मुस्लिम वोटों पर मुलायम अपना एकाधिकार जताते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है सबका साथ और सबका विकास। सबको साथ लेकर के ही देश का विकास हो सकता है। इसलिए मजहबी राजनीति करने वाले लोग जाति के आधार पर राजनीति करने के लिए 2017 में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश भले लोग कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जनता का कोई साथ मिलेगा। इधर दलित वोट को साधने में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता भी हाल में जोर शोर से लगे रहे। राहुल दलितों के मुद्दे पर हैदराबाद में भूख हड़ताल तक पर जा बैठे थे, तो मोदी रविदास जयंती के मौके पर 22 तारीख को वाराणसी में दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में अब ओवैसी का नारा जय भीम जय मीम क्या यूपी में कुछ गुल खिला पाएगा? अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में चलेगा जय भीम जय मीम का नारा? क्या यूपी में ओवैसी के उतरने से फायदा आखिरकार बीजेपी को ही होगा? और चुनाव से पहले ही आखिर क्यों जागता है नेताओं का ये दलित प्रेम? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से वारिस यूसुफ पठान जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ असीम वकार हैं, बहुजन समाज पार्टी से सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, बीजेपी से मेरे साथ दलित नेता और दिल्ली से सांसद उदित राज हैं, कांग्रेस से मेरे साथ पीएल पूनिया साहब जुड़ने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। वारिस पठान, पहले ये जय भीम जय मीम का मतलब समझाइए और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इससे नेताओं की यूपी में नींद उड़ जाएगी? किस किस की नींद उड़ाने की तैयारी है? देखिए, यूपी के जो दूसरे नेता थे, मुलायम सिंह यादव साहब, मायावती, इन सबकी तो नींद उड़ी चुकी है, क्योंकि हमारा जो नारा है जय भीम जय मीम, यानी दलित और मुस्लिम दोनों मिलकर एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो इंशाल्लाह जीत यकीनन हमारी होगी। और ये नारा ही था हमारा। औरंगाबाद में भी लोगों ने रिजल्ट इसका देखा, जब महाराष्ट्र में औरंगाबाद में चुनाव हुए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो वहां हम और दलित भाई हमारे साथ में मिलकर चुनाव लड़े तो कितनी मेजोरिटी के साथ हमारी सीटें आई है। आज औरंगाबाद के कॉर्पोरेशन में दलित भाई और हमारा मुसलमान साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये दो ऐसे वर्ग है जिनका हर सियासी पार्टी ने इस्तेमाल किया वोट बैंक की तरह।
मगर किसी ने इनके डेवलपमेंट, इनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। भाई मैं ऐसा है ना, कहता चलूं, वारिस पठान बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर वारिस बाबा साहेब पठान, मैं वही अम्बेडकर, पूछ रहा हूं, जिन्होंने क्रॉस संविधान क्वेश्चन पूछ रहा हूं लिखा, आपसे। उनकी कौम दलित आज कितना पिछड़ा वर्ग है, आप ये देखिए। क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप मुसलमानों का देखिए क्या वारिस डेवलपमेंट पठान, हुआ, कुछ नहीं हुआ। वारिस पठान, आप मुसलमानों जी। के सबसे बड़े नेता होने के जी। दावा करते हैं आपके नेता। ये बताइए बिहार में क्या हुआ था और दलित आपको वोट क्यों देगा? आपने क्या किया अभी तक दलितों के लिए जो दलित आपको वोट देगा? और बिहार में हम देख चुके हैं मुसलमान भी, हैदराबाद के बाहर कितने मुसलमान आपके साथ हैं, ये भी प्रूव हो चुका है। हम विकास की बात करते हैं। अरे हैदराबाद के अंदर भी हम जीते, हमारे जो हिंदू कैंडिडेट्स थे, ओबीसी कैंडिडेट थे, वो भी जीते। वहां हैदराबाद में पुराना पुल करके हैदराबाद में जो जगह है, वहां पर हमने एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया था, उसने कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को हराया। अरे उसके बाहर बताइए, देश में आप ये जो नारा दे रहे हैं मुस्लिम दलित आपके साथ क्यों आएगा? बिहार में तो कुछ हुआ नहीं, वहां तो जमानतें जब्त हो गई थी। अरे अब यूपी में दलित आपको क्यों वोट देगा, मुस्लिम क्यों वोट देगा? बिहार में हम सीमाएं, सुनिए मेरी बात, बिहार में हम सीमांचल में एक जगह पर लड़े 6 सीटों को। वहां पर मैं आपको बात बताता चलूं, वहां पर भी जो पिछड़ा वर्ग था उसको हम जाके, हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो हमने स्थापित किया कम से कम। हमको मलाल इस बात का नहीं है कि हम बिहार का चुनाव हारे, हार जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन आज हमने वहां पे इतनी अक्सरियत में वोट लिए, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्टअप किया है। आने वाले 5 साल में आप देखना कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन बिहार में भी कितना तो अच्छा यूपी काम में भी करती इस है। बार यही करेंगे, मतलब खाली अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर आपको रजिस्टर करवाना है, अपनी पार्टी को सिर्फ रजिस्टर करवाना है यूपी में, इसीलिए कह रहे हैं ना, तो नींद कैसे उड़ेगी फिर नेताओं की? चुनाव हम लोगों के विकास करने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी वालों की नींद उड़ जाती है। हम, क्योंकि उनको पता है कि हम विकास की, आज हैदराबाद की जनता ने भी हमको मैंडेट दिया है, हमारे 48 कॉर्पोरेटर्स हैदराबाद में जीत कर आए, तो लोगों का विश्वास हमारे साथ। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप एसपी और बीएसपी की नींद उड़ाने का दावा कर रहे हैं, बताता चलो, क्योंकि आप एसपी और बीएसपी की नींद उड़ाने का दावा कर रहे हैं। वारिस पठान, एक सेकंड लौटूंगा आपके पास, अभी बहुत टाइम है डिबेट में। पहले सुधींद्र भदौरिया और असीम वकार दोनों से एक एक रिएक्शन में ले लेता हूं। पहले असीम वकार, आप, क्योंकि आपके ऊपर सबसे बड़ा हमला किया है वारिस पठान ने और असदुद्दीन ओवैसी ने। कह रहे हैं मुस्लिम और दलित अगर ये मिल गए तो बाप बेटे की नौटंकी कंपनी बंद हो जाएगी यूपी में, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। देखिए, भारतीय वारिस पठान जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और असद ओवैसी के बारे में, कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल असद ओवैसी और अकबर ओवैसी करते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्हीं के स्टैंडर्ड के लोग कर भी सकते हैं। बाकी किसी की हिम्मत भी नहीं है कि वो इतनी गंदी और नीच जबान बोले। और रही बात वारिस पठान जी की पार्टी के लिए इतना कहूंगा कि आंध्र प्रदेश तो बहुत बड़ा है, आप नेशनल डिबेट में बैठे हो, आप अपनी दारुस्सलाम काबू में हैदराबाद बात कीजिए प्लीज। हाँ, आप अपनी जुबान दिखा रहे हो, किस तरह की जुबान आप वापर रहे हो। नहीं ठीक है, चलिए मर्यादा के अंदर रहकर बात करते हैं। असद ओवैसी को, असीम वकार, आप ये सीख दीजिएगा अकबर ओवैसी को। नहीं एक सेकंड, मुझे बात करने दीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। देखिए, आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा है, आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा है, और हैदराबाद शहर के दारुस्सलाम, चार मीनार और हैदरगुड़ा की पार्टी जो है वो आज इस तरह की बात कर रही है। आप इतनी पुरानी पार्टी हैं कि आपके दादा और वालिद साहब ने ये पार्टी बनाई और चलाई, और आज तक आप आंध्र प्रदेश में जीत नहीं पाए, सरकार नहीं बना पाए, मुसलमान आपके साथ नहीं आया है, तो आपने धोखा दिया होगा, तभी वहां का मुसलमान आपके साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश का तमाम तरह मुसलमान अपना नेता माननीय नेताजी जनाब मुलायम सिंह यादव को मानता है, और उनके वारिस के तौर पर अपना नेता मानता है जनाब अखिलेश यादव जी को। और मुसलमान और दलितों में सिर्फ एक मैं कह दूं कि विशेष तबका विशेष, यानी जो मायावती जी हैं उनका एक तबका विशेष कुछ परसेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हीं ने जो सरकारें चलाई वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ने अपनी जेबें भरी, अपनी झोली भरी, अपना घर भरा, अपने लोगों को ठेका पट्टा दिया, और दलित वहीं का वहीं रहा। और आज मुसलमान यादव तो हमारे साथ ही है, बैकवर्ड्स की सारी जातियां हमारे साथ हैं, और दलित ने उत्तर प्रदेश में इतने दिन सरकार के बाद ये देखा कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ कुल दलित आ जाएगा तो उसका भी उत्थान, बाकी जो जातियां हैं और अल्पसंख्यक। ठीक है उदित राज जी, एक सेकंड में आपके पास भी आ रहा हूं। उदित राज जी आ रहा हूं, लेकिन पहले सुधींद्र भदौरिया से समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ रहा है। ठीक है सुधींद्र भदौरिया, धोखे में आने वाला नहीं है मीम के, ठीक है, कोई मीम नहीं है। ठीक है सुधींद्र भदौरिया,
असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इस बार दलितों को भी जोड़ेंगे मुसलमानों के साथ, और कह रहे हैं मायावती की नींद तो सबसे पहले उड़ेगी समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के बाद। सुधींद्र भदौरिया, देखिए नींद क्या उड़ाएंगे ये, इनकी तो नींद खुद कहाँ है इनका पता चल गया है बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए इस समय एक लहर है, उसका कारण है हमारी एक पृष्ठभूमि है। कोई हम एक दिन में नहीं आ गए हैं और चुनाव की शाम को आके एकदम हम ताल ठोक के खड़े हो गए। पिछले 30 वर्षों से वहां पर काम हुआ है और हमारी पार्टी गांव-गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर, शहर में, जिले में, सब जगह, कस्बों में फैली हुई है। हमारी ये एक साख है दलितों में, अल्पसंख्यकों में, ओबीसी में और सब निर्धनों के अंदर। और हम ये नहीं दावा करते कि खाली हम एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देख लीजिए इस समय उत्तर प्रदेश में समस्या क्या है। समस्या है दो, एक है जंगल राज, गुंडा राज की, जिसके प्रतिनिधि हैं मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव, जिसकी ये पैरोकारी अभी कर रहे थे। पर आप रोज आपको किससे मिल रहे होंगे, कैसे हवाई फायर करते हुए लोग चलते हैं, कैसे जश्न मनाए जाते हैं सफाई से लेके मुजफ्फरनगर के अंदर तक, और दूसरी तरफ दंगा राज चल रहा है। बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, कितने लोगों के कत्ल हो गए आपकी सरकार में? जी 4 बार। अरे भैया कहने तो दीजिए, सांसद उसमें मैं अपनी बात भाई अगर आप बहस नहीं होने देंगे तो बहस नहीं हो सकती। सुन लीजिए उनको भाई। देखिए अगर ये बहस नहीं होने देंगे तो ये भी नहीं बोल पाएंगे और कोई भी नहीं बोल पाएगा। इससे फायदा क्या? आप लोगों ने अपनी बात रखी, मैंने नहीं टोका। हाँ, कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, एक बार भी कोई गंभीर किस्म का ना कोई वारदात हुई दंगे की। इनके यहाँ मुजफ्फरनगर 1 लाख लोग बेघर हो गए एक दंगे के अंदर। 200 से ज्यादा दंगे बड़े छोटे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के राज में। बहुत मुसलमान इस समय त्राही कर रहा है और इनका तो सफाया होगा। दंगा राज के साथ ये खुद मिले हैं, मुलायम सिंह और मोदी जी बिहार में मिलकर चुनाव लड़े, इनका सफाया हो गया। अच्छा भदौरिया साहब, एक कमेंट और चाह रहा हूं आपसे। दोनों पार्टियों भदौरिया साहब, हम आज एक सवाल और पूछ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं क्योंकि आप इतने सीनियर एक्सपीरियंस नेता हैं, एक सवाल हम ये भी पूछ रहे हैं कि ओवैसी को क्या आपको लग रहा है जो आरोप लगते हैं, उदित राज जी दिख रहे हैं हमें, मुस्कुरा भी रहे हैं इस सवाल पे, मुझे पता है जरूर मुस्कुराएंगे। ये आरोप लगता है कि ओवैसी की पार्टी को बिहार की तरह यूपी में बीजेपी आरएसएस उतार रहा है जानबूझ के, ताकि वोट कटे और फायदा बीजेपी को हो। आपको भी ऐसा लगता है? ये देखिए एक चीज जान लीजिए, बिहार में लोगों को पता चल गया है, और मुलायम सिंह जी हो चाहे ये हो चाहे कोई हो, जो लोग वोट कटुआ लोग वोट काटने के लिए खड़े होते हैं। अब ये कोई चुनाव मैदान में जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। निसंदेह उत्तर प्रदेश के लोग समझदार हैं, जानते हैं, और हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उदित राज जी, हम अपने आप बता देंगे जब इनके बक्से खाली निकलेंगे। ठीक है उदित राज जी, खाली निकलेंगी। उदित राज जी, आप खुद एक दलित नेता हैं, आप तो समझते हैं कि न सिर्फ दिल्ली और आसपास बल्कि पूरे भारत में दलितों की स्थिति क्या है। क्या ये सही नहीं है उदित राज जी कहना कि चुनाव आने से पहले ही ये दलित प्रेम सबका जाग जाता है, और ओवैसी का भी जाग गया है, क्योंकि उनको भी लग रहा है मुसलमानों के साथ जो उनका वोट बैंक वो मानते हैं, अगर दलित को मिला दें तो काफी बड़ी संख्या हो जाती है। जय भीम का मतलब क्या है? अगर जय भीम वो कह रहे हैं तो जो जय भीम को मानने वाले हैं, या अम्बेडकराइट है या दलित है, उनके लिए अभी तक क्या किया? मान लीजिए कि उनके हाथ में न प्रदेश की सत्ता थी न केंद्र की सत्ता थी, तो यह कह सकते हैं कि हम सत्ता में नहीं थे तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अपने एजेंडा में एक चीज शामिल कर लें, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन नहीं देते हैं SC/ST को, और जबकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको ग्रांट जाती है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से एबव है? तो ओवैसी जी अगर जय भीम वाले हैं तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि जामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण की मांग करें। फंसा दिया आपने इनको। वारिस पठान जवाब देंगे? वारिस पठान, देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं एसपी साहब की बातों का, जिन्होंने कहा कि हम ये है, मुलायम सिंह साहब ये है, अखिलेश यादव ये है।
अरे सिर्फ एक नाटक कंपनी है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की। अरे आप देखिए, वारिस पठान एक सेकंड, आपने उदित राज के सवाल का जवाब नहीं दिया। सेल्फी निकालिए, पिक्चर है आपने। वारिस पठान। आप पहले इल्जाम जो लगाते हो हम पर सोच समझ के लगाइए। पहले आप अपने कदम देख लीजिए कितने डगमगाए हुए हैं। वारिस पठान एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। देखिए एक सेकंड, जो उदित राज ने मुद्दा उठाया है उस पर आ जाइए। मैं कहना चाहूंगा हमारे दलित भाइयों के लिए आपने आज तक मुसलमानों के लिए क्या किया है? साहब मानक जी एक एक आपने का आज जवाब तक दूंगा। मुसलमानों के लिए आप आवाज भी नहीं उठाते बहुत किया है हमने। आप जहाँ चुनाव होता है वहाँ जाकर मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। महाराष्ट्र और में उसके बाद आप अपना बोलिए विस्तार अब देखिए उदित राज जी मुस्कुरा रहे हैं, उदित राज जी समझ रहे हैं उनका काम हो गया। मुस्लिम वोट पे समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी भिड़ गई। उदित राज जी का काम हो गया। आप भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। उदित राज जी ये देखिए, समाजवादी पार्टी का आरोप है उदित राज लगाते हो। बिहार में उदित राज मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ पर लड़े थे आप तो पूरे बिहार में साफ हो गए बीजेपी, तो हमारी वजह से किस तरह का फायदा हो रहा है? तो सिर्फ आप बेबुनियाद एलिगेशन लगाने के सिवा आपके पास कोई सरकार में 2007 से 12 के अच्छा एक सेकंड, असीम वकार वारिस पठान एक सेकंड प्लीज चुप हो जाइए। एक सेकंड रुक जाइए वारिस पठान, वारिस तो इनकी नींदें क्यों उड़ रही है? वारिस भाई एक सेकंड। उदित राज जी जरा जवाब दीजिए, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुझे लग रहा है यही आप चाहते हैं कि ओवैसी उतरे यूपी में, समाजवादी पार्टी से भिड़े, मायावती से भिड़े, उनके वोट काटें और आपको फायदा हो, इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं इनके लड़ने पे। सही कह रहा हूं मैं? संसद से लेकर के बिहार के चुनाव तक जहां भी मौका मिलता है ओवैसी जी का एक ही पॉइंट प्रोग्राम है, भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, आलोचना करना। 1.5 साल से मेरे वो सांसद कलीग हैं, लोकसभा के मेंबर वो भी हैं। 1.5 साल से मैं सुन रहा हूं कि जब भी मौका आया या कोई भी मौका ऐसा नहीं उन्होंने चूका जिस पर भारतीय जनता पार्टी को हमला न किया हो उन्होंने। तो यह देश जानता है और ये गढ़ी गढ़ाई बात को कोई यकीन करने वाला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का उनका समझौता उनका तो हो ही नहीं सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी से वो करना भी चाहेंगे तो नहीं हो सकता है, लेकिन उनका भी हम बता चुके हैं कि क्या है। नहीं, समझौते की बात नहीं हो रही है। आरोप ये लगता है कि पर्दे के पीछे से आप उनको उतारते हैं, जैसे बिहार में उतारा था, जिससे हिंदू वोट कंसोलिडेट हो, मुस्लिम वोट कटे और आपको फायदा। नहीं, हमने देखिए ऐसा है, मेरा मतलब वही है, मैंने इसको भी फटकारा है, पार्टी को भी फटकारा है, परोक्ष रूप से वो पार्टी है पीछे से जो आप कह रहे हो, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो कि उनको प्रोजेक्ट किया जाता पीछे से ताकि पोलराइजेशन हो, वह कतई सही नहीं है, दूर दूर तक सही नहीं है। वो जो पहले मैंने बोला उसका मतलब उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि वो तो ओवैसी जी के लिए तो नंबर 1 टारगेट बीजेपी ही है। अच्छा ये बताइए उदित राज जी, उदित राज जी आप तो क्योंकि दलितों के नेता रहे इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आपको भी लग रहा है कि चुनाव आते ही अचानक दलित प्रेम जाग जाता है? आपकी भी पार्टी का भी जाग गया है और बाकियों का भी? देखिए ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने के लिए ही बनी हुई हैं, लेकिन काम करके वोट मांगे तो बात समझ में आती है। मैंने अभी जब इनको ओवैसी जी की पार्टी के बारे में कहा कि कितनी पुरानी पार्टी है और मान लीजिए सत्ता में नहीं आए केंद्र और राज्य में, तो अपने इसमें चार्टर ऑफ डिमांड में इस समय यूपी में चुनाव अगले साल लड़ेंगे, उसमें शामिल कर लें कि दलितों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया में आरक्षण दिलाने के पक्ष में है, क्योंकि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान ने आरक्षण दिया है। नहीं उदित राज जी मैं किस लिए कह रहा हूँ, वो आपने सवाल पूछ लिया, 1 सेकंड में जवाब ले लूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार रविदास जयंती पे वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं, पिछली बार नहीं गए थे। जब हैदराबाद के छात्र का मुद्दा उठा था तब भी लखनऊ के भीमराव यूनिवर्सिटी में जाके बोले थे, तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कि आपका भी दलित साल भर से देखिए ऐसा साल भर से एक कौन सी सरकार है जिसने साल भर तक की घोषणा की हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का? तो एक बात
दूसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जयंती सबसे पहले आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री जी ने या भारत सरकार ने मनाया, तो दलित बुद्धिस्ट भी हैं और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में तो जब मौका आया तो तभी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जब मौका आया और कर रही है तो उसको लोग कहते हैं कि देखो वोट के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, जब मौका, जब विपक्ष में थे हम तब क्या करते, जब सत्ता में है तब करके दिखा तो रहे हैं। भदौरिया साहब ये सवाल तो सही है ना, जब चुनाव आ रहे हैं तब इस बार दलित प्रेम देखिए कहां से हर पार्टी का जाग रहा है। देखिए, ऐसा है, इनका कितना प्रेम है ये भी प्रदेश के लोग और देश के लोग जानते हैं। आरएसएस के सरसंचालक इन्होंने खुद उदित राज जी ने कहा था, जब बिहार में इनकी पार्टी हारी तो इन्होंने कहा और कई और लोगों ने भी कहा कि आरएसएस सरसंचालक का जो बयान था और जिसमें कहा गया था कि रिजर्वेशन पर हमें फिर से विचार करना चाहिए, तो उसकी वजह से बिहार में हारी। और मैं ये भी कह दूं कि रोहित वेमुला से लेके आपने और सुना था, कहाँ कहा था? स्पीकर महोदय ने कहा, स्पीकर ने कहा, आपने स्पीकर में ने भी जो है कहा, उससे इनकी मानसिकता और नई नहीं है। ये उदित राज जी से पूछिए, यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में आरएसएस ने बाबा साहब का जो हिंदू कोड बिल था उसके खिलाफ उनकी एफजी इसी रामलीला ग्राउंड में जलाई थी उन्होंने, आरएसएस ग्राउंड में जलाई थी उन्होंने, आरएसएस के लोगों ने। तो इन लोगों का चरित्र हम लोग जानते हैं और पूरा देश जानता है कि इनका बाबा साहब के लिए कितना प्रेम है और कितना दलित के लिए प्रेम है। दूसरी चीज, जहां तक बीएसपी का प्रश्न है, उनको दलितों के बारे में कोई पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। हमेशा से मान्यवर काशीराम जी के नेतृत्व में बाबा साहब के विचार को लेकर बहन मायावती जी के अगुवाई में हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में, प्रदेश में और देश में काम किया है। वो हमारी साख बनी हुई है। इसीलिए बहन मायावती जी जब 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, एक न सांप्रदायिक दंगा हुआ, सभी लोग चैन से वहां पर रहे। और आप जाके किसी गांव में सर्वेक्षण करके भी देख लीजिए, मेरा आपको खुला निमंत्रण है और आपको अपने आप ये नतीजा मिल जाएगा कि वहां का दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सर्व समाज के लोग जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, वो सारे के सारे लोग अब इस समय इंतजार कर रहे हैं बेचैनी के साथ कि बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश को गुंडाराज और दंगाराज। ठीक है भदौरिया साहब, ठीक है भदौरिया साहब, विधानसभा के उपचुनाव आ रहे हैं 3 सीटों पे। उदित राज जी, ब्रेक के बाद आऊंगा, छोटा सा ब्रेक लेना है, वक्त की नजाकत है। सुधींद्र भदौरिया, उपचुनाव आ रहे हैं, आपकी पार्टी उपचुनाव में हिस्सा लेती नहीं है, वरना पता लग जाता है जो आप दावे कर रहे हैं वो क्या वाकई जमीन पर लोग उसे मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जारी है। सवाल आज यही है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं जय भीम जय मीम, मुस्लिम और दलित को एक हो जाना चाहिए, और यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नींद उड़ाने का दावा कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है, डिबेट जारी है, क्या वाकई ये नारा चलेगा यूपी में? इस ब्रेक आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यूपी में चलेगा जय भीम जय मीम का नारा? क्या यूपी में ओवैसी के उतरने से फायदा बीजेपी को होगा? और चुनाव से पहले ही आखिर क्यों जागता है नेताओं का ये दलित प्रेम? इसी पर बहस करने के लिए ओवैसी की पार्टी एमआईएम से मेरे साथ एमएलए वारिस यूसुफ पठान है, समाजवादी पार्टी से असीम वकार, बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, बीजेपी से उदित राज और कांग्रेस से पीएल पूनिया भी शायद थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ। उदित राज जी, मैं आपको दर्शकों का जो ट्विटर पे हमें रिस्पांस देते हैं, फेसबुक पे, उनका भी एक रिस्पांस बताना चाहता हूं। आरोप हर जगह यही लग रहे हैं उदित राज जी कि बीजेपी को फायदा होगा इससे। पहले ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोट को टारगेट करते थे, इस बार दलितों को भी टारगेट कर रहे हैं। यानी ये आपकी कोशिश है। एक ट्वीट दिखाता हूं, देखिएगा, हमारे एक दर्शक हैं जो ट्विटर पर लिख रहे हैं, ये देखिए, कह रहे हैं जय भीम जय मीम, बनेगी बीजेपी से टीम। ये भानु गुप्ता लिख रहे हैं, जवाब दीजिए उदित राज। देखिए ऐसा है कि ट्विटर का ऑब्जर्वेशन या ये जो टेलीविजन के ऊपर सर्वे होते हैं, जरूरी नहीं सच्चाई यही बयां करते हूं, इसलिए कि कितने लोग ट्विटर पर हैं और कितने लोग चैनल पर जो सर्वे होता है, वोट होता है, कितने लोग हैं। 1%, 2%, 4% लोग हैं, तो ये पूरा समाज का प्रतिबिंब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो लड़े, डेमोक्रेटिक राइट है सबका लड़ने का, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बात है कि अगर हमें फायदा होता है तो कहीं से भी फायदा होता है, तो फायदा होता तो हमारे लिए अच्छी बात है। अब
ये राजनीतिक कोई भी पार्टी बनाता है तो जो पॉलिटिकल पार्टी का जो डिफिनेशन उसमें है ही इस बात का कि पॉलिटिकल पार्टी विल स्ट्राइक टू कम इन पावर। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन ओवैसी के आने से आपके विरोधी यूपी में बेचैन क्यों हैं? एसपी और बीएसपी खासतौर से क्यों बेचैन है? अब वो बेचैन हो तो मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूं? उनसे पूछो ना फिर। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आना जरूरी है, इसलिए कि 80, 90 के 80 और 82 कहने का मतलब कि तभी से मामला गड़बड़ है और विकास वहां रुका पड़ा हुआ है, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अन्य जगहों पर विकास करके दिखा चुकी है। ठीक है, उस मॉडल को उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। ठीक है, असीम वकार जवाब दीजिए। असीम वकार, ये आरोप आप किस बुनियाद पे लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी उतार रही है यूपी में वोट काटने के लिए? सिर्फ हम नहीं लगाते हैं, कुल मुसलमान जो हिंदुस्तान में अकल थोड़ी भी रखता है उसको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। उसी में से एक हथकंडा ये भी है। सुदीन भदौरिया जी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के बारे में। मैं एक खुलासा कर दूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी 2012 से पहले और 2007 के बाद, तो आप सब जानते हैं कि बरेली में कितना बड़ा हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ था और किस कदर ज्यादा लोग परेशान हुए थे। उसमें काफी मारपीट हुई थी, ईंट पत्थर चले थे। और अफसोस की बात मैं बताऊं, भदौरिया जी यहाँ मुझे स्क्रीन पर दिख नहीं रहे हैं कि उस जब दंगा हुआ था बरेली के बहुत से मुसलमानों ने मुझे भी टेलीफोन किया, बाकियों को भी किया होगा, और मुसलमान ज़ारो कतार रो रहा था कि रमजान का वक्त था जब दंगा हुआ था, और ज़ारो कतार रोते हुए मुसलमान ये कह रहे थे कि भाई साहब आज जुमे का दिन है और मस्जिदों में अजान नहीं हो रही है, मस्जिदों में नमाज पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं असीम वकार, बात करते हैं, असीम वकार मुसलमानों की बात करते हैं। असीम वकार मस्जिदों में अजान बंद करा दी, नमाज नहीं पढ़ने दी मुसलमानों को। असीम वकार, बात करते हैं, बीजेपी आपसे ये कहती है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी ये कहती है, आप सबूत दीजिए। 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ तो ये मीम कहां थी? आज इशरत जहां इनकी बहन है, और जब इशरत जहां का एनकाउंटर किया गया था उस वक्त असद ओवैसी कहां थे? अकबर ओवैसी साहब कहां थे? इनके वालिद साहब उस वक्त हयात थे, वो कहां थे? इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ है उस वक्त मीम कहां थी? जब बिहार में चुनाव होते हैं तो बिहार पहुंच जाते हैं। ये जहां जहां मुसलमानों को बेवकूफ बनाएंगे वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। और मुसलमान बहुत जागरूक कौम है, मुसलमान बहुत जागरूक कौम है। मुसलमान को पता है कि कौन हमारे ऊपर डाका डालने आया है, कौन हमारे मुफाद की बात करता है, फायदे की बात करता है। असीम वकार साहब को मैं जवाब देना चाहता हूं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है, आप अपने हक से हट नहीं सकते हो। कि किस मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सरकार कुर्बान कर दी थी मुसलमानों की मस्जिद पर, मुसलमानों के हुकूक के ऊपर। अच्छा ठीक है असीम वकार, आपका पॉइंट क्लियर है। पीएल पुनिया साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीएल पुनिया साहब एक सेकंड में आ रहा हूं, लेकिन पहले वारिस पठान जवाब दीजिए। वजह से बीजेपी जीता। वारिस पठान, देखिए मानक जी, मैं इनकी बातों का 2-3 हिस्सों में जवाब देना चाहता हूं। मुझे बोलने का 30 सेकंड का मौका दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, हम पे जो इल्जाम, बेबुनियाद इल्जाम लगा जा रहे हैं कि हमारी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है, ये टोटल गलत बेबुनियाद इल्जाम है। एविडेंस ये है एक नंबर के, सबसे पहले महाराष्ट्र में भी हमने कई जगहों पर हमारे उम्मीदवारों को खड़ा भी नहीं किया था, तो फिर क्यों उस जगह से बीजेपी हारी? आप बिहार को देख लो, हम तो सिर्फ एक छोटी सी जगह सीमांचल में लड़े, सारे बिहार से बीजेपी का सफाया क्यों हुआ? ये पब्लिक ने मैंडेट दिया है। अरे हम तो कांग्रेस को भी दोषी ठहराते हैं कि अगर कांग्रेस ने बराबर काम किया होता तो आज ये बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं आगे बैठती। ये इनकी वजह से आज भाजपा सरकार देश ने देख लिया है, लोगों ने देख लिया है कि पिछले भाजपा ने क्या काम किया है। सफाया हो गया, हैदराबाद में 52 से 4 में आ गए, तो हैदराबाद में असीम वकार एक सेकंड सुन लीजिए उनको। असीम वकार सुन लीजिए, खत्म करना है तो काम करना पड़ेगा। बिहार में आपको दिखाया, दिल्ली में आपको दिखाया,
हर जगह भाजपा को क्लीन किया। तो कहां था एमआईएम? हम तो नहीं लड़े थे भाई दिल्ली में, क्यों हारे बीजेपी की सरकार? अच्छा ठीक है, सिर्फ एलिगेशन लगा। ठीक है। पीएल पूनिया साहब, सवाल मुलायम सिंह यादव और जब इसमें जहां का एनकाउंटर हुआ था, आप भी देखिए उसकी लाश सड़क पर पड़ी थी, आज उसके कानून व्यवस्था क्या है? आप देखिए दिन दहाड़े दादरी में अखलाक को निकाल के मारा जाता है। अरे एक नगर के दंगे किए जाते हैं। असीम बकार, वारिस पठान, एक सेकंड, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए प्लीज, नहीं है यूपी में। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वारिस पठान, ठंडा पानी बिल्कुल। पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, एक गिलास पानी पीजिए। क्या क्या यूपी में पानी पीजिए, एक सेकंड, दुनिया ने देखा है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। दिन भर इंसान वारिस पठान, एक सेकंड, बहुत देर से बोल रहे हैं, गला सूख जाएगा, पानी पीजिए जरा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पीएल पूनिया साहब, पीएल पूनिया साहब, असदुद्दीन ओवैसी यूपी में उतर रहे हैं, आप भी यूपी से आते हैं, आप तो अच्छी तरह समझते हैं यूपी को। पीएल पूनिया साहब जय भीम जय मीम का नारा दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। हम पूछ रहे हैं क्या ये नारा चलेगा यूपी में? देखिए, हिंदुस्तान आजाद है और जो चुनाव के मौके पे हर आदमी को आने का अधिकार है, वो भी आ रहे हैं। और ये जो बात कह रहे हैं इसके कोई माने नहीं है। ये जरूर आप हैदराबाद में लोकल इलेक्शंस तक सीमित हैं, 2-4 सीटें और जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में आपने ट्राई किया, उसमें 1 सीट जीत गए। बिहार में आप आए, मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया। आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, किस क्रेडेंशियल्स के आधार पे आप कह रहे हैं? मैं समझता हूं कि एमआईएम या भारतीय जनता पार्टी के जो इस तरह के जो तासफी लोग हैं, जो कम्युनल भाषा का बोलते हैं, इन दोनों की भाषा का कोई फर्क नहीं है और दोनों का असर भी एक है। अगर एमआईएम ऐसा बात करती है जिससे समाज बंटता है, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, इनको भी होगा, सबको, भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से होगा। जब बिहार में ये लोग गए तो सीधा सीधा आरोप ये लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के कहने से ये उतरे हैं ताकि जो ग्रैंड अलायंस था उसको नुकसान पहुंचे। और लेकिन वहां के लोग जागरूक हैं, अब अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के लोग भी, अब 2014 का चुनाव हुआ था पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट के चुनाव में खूब चला ये कार्ड, कम्युनल कार्ड खूब चला और लोगों ने देखा कि क्या हो गया, हम तो ठगे महसूस करने लगे हैं लोग। और इसलिए आज अच्छी तरह से लोग जानते हैं, आने वाले नहीं है। ये ओवैसी साहब, ये पॉलिटिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में ये आपकी बात चलेगी नहीं, ये पूरी तरह से समझ लीजिएगा। आगे चुनाव अभी दूर है, आपको और अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आपके क्या क्रेडेंशियल्स है, कहाँ गए और आपकी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, भारत एमआईएम और आरएसएस की भाषा एक ही भाषा है। दोनों समाज को बांटने का काम करते हैं, इसलिए बेहतर हो कि दोनों से वारिस पठान सुन लीजिए, पूरी दोनों से सावधान वारिस पठान सुन लीजिए। और वोट देने का काम बहुत ही जिम्मेवारी का काम है, उसको सोच समझ के वोट देना चाहिए। अच्छा, पीएल पूनिया साहब, आपने देखिए बाकी सारी पार्टियों को निशाने पे ले लिया, एमआईएम को ले लिया, बीजेपी को ले लिया, आरएसएस को ले लिया। आज हम क्योंकि दलित का भी मुद्दा इसमें उठा रहे हैं कि चुनाव से पहले ये दलित प्रेम नेताओं का जाग जाता है। आपने भी बहुत काम किया है सारी पिछली जातियों के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी में भी अचानक हम नहीं देख रहे हैं कि दलित मुद्दा इतने जोर शोर से उठने लग गया है। दलितों के वोट बैंक को समझकर उसे ये सारी मारामारी शुरू हो गई है। हाल में इतनी जद्दोजहद हो रही है, इतनी कवायद हो रही है। इसका भी मैं देखिए, ये जवाब देना चाहता हूं। इलेक्शन तो अभी नजदीक है, लेकिन राहुल गांधी देकर के निरंतर दलितों के घर पे जाके उनसे समस्याओं का समाधान करते हुए सब जगह जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा, आप मैं चुनौती के साथ में कहना चाहता हूं कि दलित समाज के लिए अगर लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट का काम किया पॉलिसीज का, वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया। पुनिया साहब एक सेकंड, दाने बाएं थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना उसका काम करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा कमिटेड है दलितों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, उदित राज सहमत नहीं है, वो तो यही आरोप आप पे लगाते हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। क्यों उदित राज, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि 2000 और 2001 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो 3 अमेंडमेंट उन्होंने किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तब आरक्षण विरोधी आदेश वापिस हुए थे
उस समय तो फायदा नहीं मिल पाया, लेकिन जब 10 साल सरकार कांग्रेस की रही 2004 से 14 तक, और 2004 में राज्यसभा में आरक्षण कानून बनाने का बिल पेश किया कांग्रेस की सरकार ने, 10 साल तक पास नहीं हो सका। पदोन्नति में आरक्षण का बिल राज्यसभा में 2012 में पास हुआ, लोकसभा में रुक गया, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। तो लोगों ने याद किया उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 अमेंडमेंट किया था, और उसका भी बड़ा फायदा हमें 2014 के लोकसभा के चुनाव में मिला। तो ये दलित प्रेम, कांग्रेस का दलित प्रेम कैसा है, इसी से, इस तथ्य से पता लग सकता है। इसलिए दलितों ने बड़ी भारी पैमाने पर लोकसभा के चुनाव में हमें वोट दिया था, आगे भी देंगे। चलिए ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूं सर, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद थोड़ा सा और टाइम मिलेगा तो इसी मुद्दे को हम दोबारा से उठाएंगे कि क्या वाकई यूपी में कोई दलित और मुस्लिम का वोट बैंक मिलकर एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन सकता है। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा पर पहुंच गए हम। वारिस पठान और असीम वकार, आप दोनों से छोटा छोटा कमेंट चाह रहा हूं, बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है। जैसे पीएल पुनिया साहब भी कह रहे थे, सर एक सेकंड बस, टाइम बिल्कुल नहीं है। केशव पांडे ट्विटर पे लिख रहे हैं, बहुत दुख की बात है, मुस्लिम और दलितों को डरा के वोट लिया जा रहा है, विकास की बात नहीं कर रहे आप वारिस पठान, डरा के आप इन लोगों को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कल आपने असद साहब की स्पीच भी अगर देखी होगी तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि वोट दीजिए ताकि हम और दलित मिलकर साथ में एक काम कर सके, डेवलपमेंट और विकास का काम कर सके। कोई डराने धमकाने वाली बात नहीं है। और यूपी की जनता पूरी तरह अपना अरिथमेटिक असीम वकार क्या ये डरा नहीं रहे, कह रहे हैं अगर मिलोगे नहीं तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। उनका विकास नहीं हुआ, एक हक है कि आपका वोट सही रीत से इस्तेमाल कीजिए। इनको खुद नहीं पता है, इनको अपना मिशन क्लियर नहीं है। कंट्री में आपका मैंने जितने सवाल पूछे वारिस पठान जी बिना जवाब दिए भागने की स्थिति में है। मैंने इतना इनसे पूछा कि आप जब यहाँ खड़े होते हो तो आज आपको इतने साल के बाद इशरत जहां याद आती है, और जब जहां याद आती है, और जब इशरत जहां का एनकाउंटर हुआ, अच्छा ये देखिए सर, तू में शुरू हो जाती है। एक सेकंड आप कहाँ थे? खत्म हो गया, क्या असद ओवैसी साहब, टाइम खत्म हो गया, असद ओवैसी साहब कहाँ थे? आप जवाब टाइम खत्म हो गया। असीम वकार 2002 के गुजरात दंगों में असद ओवैसी कहाँ थे? असीम वकार साहब टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है। असीम वकार टाइम खत्म हो गया। वारिस पठान थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पीएल पुनिया साहब 10 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। पीएल पुनिया साहब 10 सेकंड। देखिए, जो उदित राज साहब जो बात कह रहे थे तो उनको कहना ही चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो सांसद बने हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जैसे उन्होंने सवाल पूछे थे कि जो दलित समाज से संबंधित जो योजनाएं थी उसका 66,000 करोड़ की कटौती इन्होंने पिछले बजट में क्यों की? शेड्यूल का पीएल पुनिया साहब माफ करिएगा, उदित राज भी चले गए और मेरा टाइम खत्म हो गया। ये भी जानना चाहता हूं, फिर बहस करेंगे सर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में इनका क्या विचार है, ये भी हमको बता दें। ठीक है सर, फिर बहस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस पठान, असीम वकार, पीएल पुनिया, उदित राज और सुधींद्र बदरे, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखते रहिए News 24।